हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज हम लोग अपना वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर मैं आपको बात करूं कि एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम दे रखा है वर्क एंड एनर्जी। क्लास 9th की अगर एनसीईआरटी आप देखोगे तो उसमें चैप्टर का नाम यही है जो मैंने यहाँ लिखा है। बट वैसे इस चैप्टर में वर्क एनर्जी के अलावा एक और टॉपिक भी आता है, उसका नाम है पावर। तो कंप्लीट चैप्टर का नाम अगर देखा जाए तो वैसे वर्क, पावर और एनर्जी ऐसे बनता है, और यही 3 टॉपिक आप डिस्कस भी कर रहे होंगे इस चैप्टर के अंदर, वर्क के बारे में, पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में। ठीक है, खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चैप्टर का नाम एनसीईआरटी ने जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ उस फर्स्ट लेक्चर में कि सिलेबस क्या है, और एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे वर्क के बारे में, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इस चैप्टर का जो सिलेबस है दिखने में बड़ा ही छोटा सा है ना। इन्होंने लिखा हुआ है वर्क डन बाय अ फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप पढ़ रहे होंगे। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आएगा। तो मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने टॉपिक्स डिफाइन हैं। और वैसे आप देखोगे चैप्टर में काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, बहुत सारी वैरायटी के न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को समझ में आएंगे। छोटे छोटे से इजी न्यूमेरिकल्स हैं सारे, और बहुत सारी मतलब हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चन ना क्वेश्चन देखने को यहाँ मिल रहा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक बेसिक आइडिया से कि जो ये टर्म है वर्क, इस वर्क का मतलब क्या होता है। अब सोचो ज़रा, नॉर्मल लाइफ में तो वर्क का मतलब क्या होता है। मतलब किसी दिन तुमने दिन में 10 घंटे काम किया तो तुम बोलोगे मैंने आज बहुत वर्क किया है ना, मेरा जो शेड्यूल था वो बहुत बिजी था और मैंने आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा वर्क किया। तो आपके लिए वर्क का सेंस इस तरह से हो सकता है, या ऐसे मान लो कि कोई लेबर है, कोई पर्सन है, वो दिन में बहुत सारी ऐसे मान लो कि बोझा ढोता है, या फिर कोई कारपेंटर है वो बहुत सारी चेयर बनाता है। तो एक कारपेंटर है, उसने बोला कि आज मैंने दिन में 10 चेयर बनाई। तो अगर उस कारपेंटर ने दिन में 10 चेयर बनाई तो वो कह सकता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। तो उसके लिए वर्क का मतलब उसने कितना काम किया ये हो सकता है ना। तो इस तरह से अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग चीज़ें आप बोल सकते हो। मान लो आपको होमवर्क दिया गया है ना, आपको राइटिंग स्किल दी गई स्कूल में, और आपने सपोज करो कि 20 पेजेस फिल किए है ना। आपने कितने पेजेस फिल किए? 20 पेजेस फिल किए। तो आप कह सकते हो कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। तो सबके टर्म्स में, यानी सबके पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क का मतलब अलग अलग होता है कि किसी ने कहा कि मैंने इतना काम किया, किसी ने कहा मैंने इतना काम किया। तो बट जब बात कर रहे हैं फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिज़िक्स में वर्क का मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग इस चीज़ को लेके जा रहे होंगे। तो फिज़िक्स में एग्जैक्टली वर्क डन हम किसको बोल रहे होते हैं? 2 कंडीशंस हैं वहाँ पे। जो पहली कंडीशन है वो ये है कि हम लोग बोलेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर वर्क हुआ है तब जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया गया हो। यानी अगर कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं किया गया तो वर्क का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन द बॉडी, यानी फोर्स का एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। उस किसी बॉडी के ऊपर आपने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया हो। और दूसरी चीज़ क्या है, उस फोर्स की वजह से वो बॉडी आपकी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस भी हो गई हो। देखो, जिस तरह से एक एग्जांपल देके बताता हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, ये एक हमारे पास ग्राउंड है। मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगाया है ना, कुछ फोर्स लगा के एक रस्सी बांध के मैंने इसको खींचने की कोशिश करी, और ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चलते चलते इस फोर्स की वजह से कुछ देर के बाद इस जगह पे आ गया। तो क्या इसने कुछ ट्रैवल किया ना डिस्टेंस? हाँ सर, यहाँ से कुछ एक्स ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँच गया। तो मैं बोलूँगा कि मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, और उस फोर्स की वजह से ये फोर्स की डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस भी हो गया। तो ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना है, वो ज़रूरी है भाई, बिना फोर्स के थोड़ी ना चलेगा ये अपने आप से। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, अपने आप तो कभी मूव नहीं होगा। अगर इसको चलाना है तो आपको इसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, जो मैंने लगा के तुम्हें दिखा रखा है। तो अगर एफ अमाउंट का फोर्स मैंने इसके ऊपर लगाया है और उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के इस जगह तक पहुँच गया, तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि हाँ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने कुछ वर्क किया है। ठीक है, तो फिजिक्स में वर्क का मतलब तुम्हें समझ में आता है। वर्क इज सेड टू बी डन इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कौन सी कंडीशन? एक तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया हुआ होना चाहिए, और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में या उस बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है ना भाई। सपोज करो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, एक सूटकेस या एक बॉक्स टाइप ऐसे रखा हुआ था, इसमें कि छोटा सा हैंडल था। आपने क्या करा, एक पर्सन यहाँ से आया, उसने इस हैंडल को पकड़ा और इस बॉक्स को ऐसे लिफ्ट करके ऊपर की तरफ ले गया, और थोड़ी देर के बाद ये बॉक्स कुछ इस जगह पे ऐसे पहुँच गया है ना। उसकी जो पोजीशन हो गई वो इस तरह से हो गई।
तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट इस जगह पे था, मैंने कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया और फोर्स लगाने की वजह से ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया। तो हाँ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हुआ है, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हुआ है। ठीक है, तो दो कंडीशंस होती हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया गया हो, दूसरा उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ हो। ठीक है, तो ये बेसिक मीनिंग हो गया वर्क का। बहुत बेसिक सा लेक्चर रहने वाला है, बहुत छोटी छोटी बातें तुम्हें यहाँ पे जानने को मिलेंगी, बट यही आपकी सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करेंगी इस चैप्टर के अंदर। अब थोड़ा मैथमेटिकली बात कर लेते हैं, जिस चीज़ की मैंने बात करी थी कि एक ऑब्जेक्ट पर एफ फोर्स लगाया और उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके कुछ डिस्प्लेसमेंट यानी डी डिस्प्लेसमेंट उसमें हुआ और वो यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच गया। तो मैं कैसे मैथमेटिकली निकालूंगा कि कितना वर्क यहाँ पे हुआ है ओवरऑल। तो वर्क को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका ये है कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी जितना फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया गया है उस फोर्स को आप उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में या उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट उसने किया है, यानी वो चल के जितनी दूर गया है उस डिस्प्लेसमेंट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वर्क डन का एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला यही होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सा, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा है उस डायरेक्शन वाले डिस्प्लेसमेंट को हम कंसीडर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक मैथमेटिकल वर्ड है कि इफ समवन इज आस्किंग कि मैथमेटिकली हम वर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो वर्क इज बेसिकली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, चलिए अब इसी के बिहाफ पे हम वर्क की कुछ एसआई यूनिट्स वगैरह हैं ये सब बनाएंगे आराम से। अच्छा, एक चीज़ और समझो उससे पहले, आपके पास एक बॉडी थी, इस बॉडी पे आपने पिछले डायग्राम के अंदर देखा था कि अगर इस बॉडी के ऊपर मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया तो उस फोर्स को लगाने की वजह से ये बॉडी चल के थोड़ी दूर के बाद इस जगह पे पहुंच गई। ठीक है, यानी कुछ डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया होगा, मान लीजिए ये डी डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। यहाँ पे मैंने फोर्स इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया था, कोई किसी एंगल पे फोर्स नहीं लगाया। भाई ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं फोर्स एक रस्सी पे ऐसे बांध दूं और इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ खींचूं, जैसे छोटे बच्चे गाड़ी के अंदर एक छोटी छोटी कार होती है उनके पास और उसके ऊपर धागा बांध के उसको ऐसे खींच रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने फोर्स को अगर किसी डायरेक्शन पे अप्लाई किया तो फिर कैसे मैं वर्क डन को कैलकुलेट करूँगा। ये कोई एंगल है थीटा, इसकी वैल्यू 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में हम लोग कर क्या रहे होते हैं, इस फोर्स को अगर आपने किसी एंगल पे अप्लाई किया है और उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट चल के यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, मान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी डिस्प्लेसमेंट है। कितना डिस्प्लेसमेंट, डी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो देखो हम लोग करते क्या हैं, ध्यान से सुनना, एक पूरा लॉजिकल मेथड बता रहा हूँ कंप्लीट। हम यहाँ पे इस फोर्स के करते हैं कॉम्पोनेंट्स। कंपोनेंट आपको भले ही अभी थोड़ा सा नया लग रहा होगा बट कोई इशू नहीं है, कंपोनेंट अभी आप सीख लीजिए कि किस तरह से हम कंपोनेंट कर रहे होते हैं। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी, ये उन बच्चों के लिए भी है जो थोड़ा सा हायर लेवल पे चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो मैंने ऐसे दो पर्पल से कलर से मैंने दो कंपोनेंट इसके बनाए। एफ फोर्स के मैं दो टुकड़े करने जा रहा हूँ, आप ऐसे समझिए। ये दोनों के दोनों जो टुकड़े हैं, दोनों के दोनों जो कंपोनेंट हैं आपस में 90 डिग्री पे हैं एग्जैक्टली। तो अब मैं यहाँ पे क्या क्या लिखूँगा, ट्रिग्नोमेट्री जैसे 10th क्लास में आती है, फिर भी एक हल्का सा आइडिया आप यहाँ पे देख लोगे, कुछ वैल्यू मैं आपको याद करा दूंगा। तो इस एफ के दो कंपोनेंट, जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा इसको हम बोलते हैं एफ कॉस थीटा, ठीक है, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा उसको बोलते हैं एफ साइन थीटा। तो हमारे पास इस एफ के दो कंपोनेंट हो गए, वर्टिकल डायरेक्शन में एफ साइन थीटा और एंगल के पास वाली साइड पे एफ कॉस थीटा। जिस साइड पे एंगल होगा ना उस साइड पे हम लोग कॉस वाला कंपोनेंट लिखते हैं और जिस साइड पे एंगल नहीं दिखाया हुआ वहाँ पे हम साइन वाला कंपोनेंट लिखते हैं। तो इस एफ के दो कंपोनेंट हो गए, एक एफ साइन थीटा और एक एफ कॉस थीटा। इस वाले फोर्स की वजह से, यानी अब इसका तो रोल ख़त्म, ये तो गायब हो गया यहाँ से। तो अब इस वाले कंपोनेंट की वजह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव होके चलते चलते इस पर्टिकुलर जगह पे आ गया। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर एफ कॉस थीटा वाले फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट चल के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया है ना। तो मेरे काम का कौन सा फोर्स है, एफ कॉस थीटा। मैं पूरा एफ यूज़ नहीं करूँगा, आई विल जस्ट यूज़ एफ कॉस थीटा बिकॉज एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, फिर से वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सा, फोर्स की डायरेक्शन में जो हुआ है।
तो W इज इक्वल टू कौन सा फोर्स लोगे, F नहीं, F cos थीटा लोगे, क्योंकि इस F cos थीटा की वजह से ही तो ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव किया है। ठीक है, तो फोर्स को क्या लेंगे, F cos थीटा लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से, D से। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, FD cos थीटा। ठीक है, आपके पास अल्टीमेट फार्मूला क्या बनेगा, FD cos थीटा। ये एक जनरल सिचुएशन हो गई, यानी अगर फोर्स किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर भी लगाया गया होगा तब भी आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो उस फॉर्मूले की हेल्प से। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू बच्चों को आता है, सर कॉस की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री तो भी 9th में पढ़ी ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री तो 10th क्लास में आती है मैथ्स में। तो अब कॉस में कोई एंगल हमें दे देगा कि सर ऐसे किसी ने एंगल यहाँ पे दे दिया 0 डिग्री का, तो फिर हम कैसे वैल्यू पता करेंगे, हो सकता है एंगल 30 डिग्री का हो, 30 और 60 ज़्यादा रिपीट होते हैं। वैसे 45 भी मैं आपको बता देता हूँ, कॉस 45 हो गया है ना। इसके अलावा हमारे पास कॉस 60 डिग्री हो गया, और एक और बता देता हूँ कॉस 90 डिग्री। ये कुछ वैल्यूज़ हैं कॉमन सी जो आप याद रखिएगा, आपका काफ़ी सारा काम यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इन वैल्यूज़ को याद रखोगे। देखो कैसे, कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और कॉस 90 डिग्री होता है 0। ठीक है, ये कुछ कॉमन सी वैल्यूज़ हैं जो आप अपनी नोटबुक में कहीं पे मार्जिन लाइन पे ऊपर टॉप में नोट कर लेना कि कॉस की अगर इस तरह की वैल्यूज़ आपको देखने को मिलती हैं तो आपको उनको यूटिलाइज कर सकते हो कहीं पर भी। ठीक है, तो आपको एक जनरलाइज फॉर्मेट में जो फार्मूला मिल गया है यहाँ पे वो ये फार्मूला है जिसको आप अच्छे से याद रखोगे कि W इज इक्वल टू FD cos थीटा, जहाँ पे F फोर्स है, D डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा अगर आप ध्यान से देखो ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में बनने वाला एंगल ही तो था। भाई थीटा कहाँ बन रहा था, आपके इस फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट जो इस डायरेक्शन में हुआ है उसके बीच में बनने वाला एंगल है। दैट मीन्स थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन तुम्हें समझाया कैसे किसी फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, जहाँ पे एंगल होता है, एंगल वाली साइड पे कॉस आता है, एंगल से दूर वाली जगह पे साइन आता है। ठीक है, तो मेरे को कॉस चाहिए था, क्यों, क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है मेरे पास, कॉस कंपोनेंट, तो मैंने इसलिए फोर्स में कॉस थीटा यूज़ किया, और डिस्प्लेसमेंट एज इट इज़ फाइनली क्या बना मेरे पास, FD cos थीटा। इतना बेसिक आपको समझ में आया होगा, और कुछ कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है। तो भैया वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं होता। ठीक है, वर्क को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यूनिट्स की बात करें अगर वर्क की, तो वर्क की जो SI सिस्टम में यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर। वो कैसे निकाला, W का फॉर्मूला क्या क्या है आपके पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सा, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, तो न्यूटन लिखा हुआ है। उसी के आगे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट क्या होती है, मीटर, तो न्यूटन मीटर। ठीक है, NM, इसको ऐसे लिख सकते हो हल्का सा डैश लगा के, न्यूटन मीटर, न्यूटन स्लैश मीटर है ना, न्यूटन डैश मीटर यू कैन से, बोलोगे न्यूटन मीटर ही, तो थोड़ा सेपरेशन दिखाने के लिए अपने एक डैश लगा दिए, माइनस नहीं है। ठीक है, न्यूटन मीटर। और इजी फॉर्मेट में इसको क्या बोल सकते हैं, जूल, क्योंकि आप आगे इस चैप्टर में देखोगे कि जो ये वर्क होता है ये एनर्जी का ही दूसरा फॉर्म होता है। तो जो एनर्जी की यूनिट होती है जूल, वो वर्क की यूनिट भी बोली जा सकती है। तो वर्क की यूनिट को आप जूल भी बोल सकते हो और न्यूटन मीटर भी बोल सकते हो, दोनों ही इंटरनेशनल सिस्टम में एक्सेप्टेबल यूनिट्स हैं। इसके अलावा एक और सिस्टम यूज़ हो जाता है कभी कभी, CGS यूनिट, जो थोड़ी कम है आपके लिए, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वहाँ पे न्यूटन की जगह डाइन लगाते हैं, मीटर की जगह सेंटीमीटर। तो न्यूटन मीटर ना बोल के क्या बोलेंगे, डाइन सेंटीमीटर। और इसी तरह से जूल ना बोल के क्या बोलेंगे, अर्ग। एक जूल में इतने अर्ग होते हैं, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ये दोनों का कन्वर्जन फैक्टर है, ये हल्का सा याद रखना कि जो इसकी SI यूनिट होती है जूल और जो CGS यूनिट होती है अर्ग, उनमें क्या कनेक्शन होता है आपस में। एक और थोड़ा सा NTSC लेवल पे थोड़ा सा अगर बात करूं एडवांस लेवल की, तो वहाँ पे एक और यूनिट यूज़ होती है वर्क डन की, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शो कैसे करते हैं, 1 छोटा e बनाते हैं, बड़ा v बनाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। जिन बच्चों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर पढ़ लिया उनको याद होगा कि ये वाली जो वैल्यू थी 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर थी।
याद करो, इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन पे इतना ही तो चार्ज होता है, बस फ़र्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन पे वो चार्ज नेगेटिव वैल्यू का होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव वैल्यू का होता है। मैग्नीट्यूड तो यही आया होगा वहाँ पे भी, बस यहाँ पे आप एनर्जी की बात कर रहे हो इसलिए यूनिट क्या लिखी हुई है, जूल। ठीक है, तो इस स्लाइड से आपको क्या क्या बातें जानने को मिली कि एक तो वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, वर्क की एसआई यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर होती है जिसको आप जूल भी बोल सकते हो। उसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो अर्ग यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और एडवांस यूनिट कुछ कुछ जगह पे यूज़ कर ली जाती है, ये भी वर्क की ही यूनिट है जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। ठीक है, तो एक कॉमन सी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक काफ़ी फेमस सा क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सा, आप अगर एस चांद वाली बुक पढ़ोगे या फिर अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें आपको जानने को मिल जाएगा। काफ़ी बार डिफाइन करवा लिया जाता है हमसे कि भैया 1 जूल वर्क कितना होता है। जैसे 1 किलो चीनी होती है, ऐसे मतलब पता है कि हाँ 1 किलो चीनी कितनी आएगी, 1 लीटर मिल्क कितना आएगा, ऐसे 1 जूल वर्क कितना होता है। वो बोल रहा है कि मैंने 1 जूल वर्क किया है, तो मतलब क्या समझ में आना चाहिए उससे हमें। तो 1 जूल वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत बेसिक टर्म में डिफाइन करेंगे। भाई हम लोगों को वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मुझे वर्क की वैल्यू 1 जूल चाहिए, तो उसके लिए मेरे को फोर्स को भी 1 जूल करना पड़ेगा, मतलब फोर्स को भी 1 यूनिट का करना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट को भी 1 यूनिट का करना पड़ेगा। तो फोर्स मैंने कितना करा, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना करा, 1 मीटर। अब 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे रखने पे, तो आंसर 1 ही तो आएगा। तो अगर 1 न्यूटन का फोर्स हो और उस फोर्स की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हो ऑब्जेक्ट में, 1 मीटर का, तो कितना वर्क डन होता है, 1 जूल। तो 1 जूल ऐसे आया है कि इफ़ यू आर अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स एंड उस फोर्स को लगाने की वजह से आपका ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है, देन यू कैन से दैट कि वर्क डन कितना हुआ, 1 जूल हुआ। इसी बात को मैंने थियोरेटिकली लिखा हुआ है, देखो ज़रा, ये डेफिनेशन बन जाएगी 1 जूल की सिंपल। ऑन अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर, 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पे अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है, कहाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये बात तो ज़रूरी है ना कि आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया और उस फोर्स को लगाने की वजह से आपका ऑब्जेक्ट आपके फोर्स के डायरेक्शन में 1 मीटर आगे चल के आ गया, तो उस सिचुएशन में क्या बोलोगे, वर्क डन कितना हुआ है, 1 जूल। मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट कितना दूर चल के आ गया, 1 मीटर की डिस्टेंस चल के आ गया, तो उस सिचुएशन में मैं बोलूँगा कि इसके ऊपर मैंने 1 जूल वर्क किया है। क्या बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लोग 1 जूल वर्क को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। इट्स अ क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट नो दैट हाउ टू राइट 1 जूल, हाउ टू डिफाइन 1 जूल। ठीक है, चलिए अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा, बहुत आसान सा है। आपको स्टैंडर्ड फार्मूला मैंने थीटा के टर्म्स में पढ़ा दिया है वर्क डन का, उसको आप यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पे। देखो क्या बोला है, A box is moved on a horizontal surface by applying a force 60 Newton at an angle of 60 डिग्री। एक बॉक्स के ऊपर 60 डिग्री के एंगल पे 60 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। फाइंड द वर्क डन ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, है ना। मतलब ये जो ब्लॉक है चल के यहाँ से कितने डिस्टेंस पे चला गया, मान लो यहाँ पे आ गया, और ये कितना डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर हुआ, 500 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ उस ब्लॉक के अंदर, और फाइनली वो ब्लॉक इस जगह से चल के यहाँ तक पहुँच गया। फोर्स कितना लगाया हुआ है, 60 न्यूटन का फोर्स पे लगाया हुआ है, कितने एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे। दैट मीन्स यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू पता है, ये थीटा ही तो होगा आपका, आपको डी की वैल्यू पता है 500 मीटर, आपको एफ पता है, यू कैन जस्ट अप्लाई द बेसिक फार्मूला, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो एफ डी कॉस थीटा आप अप्लाई करोगे, फोर्स 60 न्यूटन का है, डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर है, कॉस 60, कॉस थीटा कितना है, 60 डिग्री। आपको वैल्यू याद कराई थी मैंने कि वैल्यू याद रखना, कॉस 60 की कितनी होती है, 1/2 होती है। तो 1/2, 2 से ये 30 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है, तो कितना बचा, 30 इंटू 500। तो आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 15,000 जूल, जिसको आप लिख सकते हो 15 किलो जूल। भाई 1000 को क्या लिख सकते हो, किलो, तो 15 किलो जूल ऑप्शन में मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, 15 किलो जूल यहाँ पे है। तो सिंपल सी बात, इस ऑब्जेक्ट पे अगर 60 न्यूटन का फोर्स इस एंगल पे लगाया जाए और उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट 500 मीटर का डिस्प्लेसमेंट शो कर जाए, तो उस सिचुएशन में मैं बोलूँगा कि वर्क डन कितना आएगा सॉल्व करके, 15,000 जूल या फिर 15 किलो जूल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। वर्क का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाया है कि फिजिक्स में किस सिचुएशन में बोला जाता है वर्क डन हुआ है। आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग पॉजिटिव वर्क डन को डिफाइन करते हैं, मतलब वर्क
पॉजिटिव भी हो सकता है, आप देखोगे नेगेटिव वर्क डन भी होता है और इनफैक्ट ज़ीरो वर्क डन भी होता है। काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी भी होती हैं जहाँ पे फोर्स भी लग रहा होता है और मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होता है, फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, बट तब भी वर्क डन जीरो है। तो आप देखोगे वो अमेजिंग सी सिचुएशंस बहुत सारी आपको दिखने को मिलेंगी कि रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे फिजिक्स के टर्म्स में कोई वर्क डन नहीं होता है, फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, बट वहाँ पे वो बात गड़बड़ हो जाती है ना, आपने पढ़ा था भाई वर्क डन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो ज़रूर होते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो वहाँ पे जहाँ पे ज़ीरो वर्क डन होता है तो वहाँ पे आप देखोगे कि फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रहा है। मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ और चीज़ें चल सामने की तरफ रही हैं, तो इस सिचुएशन में आप देखोगे कि एंगल बन जाएगा 90 का, और 90 का एंगल बनेगा तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और उसकी वजह से पूरा का पूरा वर्क डन भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो ऐसी सिचुएशंस आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो इसी तरह से 3 पार्ट में चैप्टर डील कर रहे होंगे, पहले वर्क के बारे में जानेंगे, फिर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और सबसे आखिर में हम लोग लास्ट में पावर के बारे में पढ़ेंगे। और पूरा चैप्टर बहुत आसानी से आपको कवर होता हुआ नजर आएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में हम सब कवर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है।